हेलो गाइस। तो आपका हमारे मॉक नंबर 8 में स्वागत है। तो आज हम सीजीएल के मॉक्स लगा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर बेस्ड मतलब प्रीवियस ईयर ही समझ लीजिए, पीवाईक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये पहला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन का। अब इसे हम करेंगे, इसे देखिए किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये रूट हो गया 7 × 4 = 7 और भाग को हम मल्टीप्लाई चेंज करते हैं तो उसके आगे वाली जो चीज़ है तो वो अपान में हो जाती है। ये +73 -26, तो यहाँ से 7 × 3, अब 3 से काट देंगे इसको, 3 × 4 = 42, 2 3 9 है, मतलब 149 + 73 -26। तो देखो 9 3 12 -6, मतलब 6, रूट में 6 आ रहा है। रूट से बाहर आएगा तो हम अगर इसको स्क्वायर कर दें तो हमें 6 मिलना चाहिए। तो 14 का 196, 6 आ रहा है, हो सकता है 5 आएगा, नहीं होगा। 256 होगा, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम फंस गए, तो हम अब बेसिक से जाएंगे। तो 12 हासिल 1, फिर ये 15, 15 7 21 -26 हो गया 196, हो गया 14। तो ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो इस सवाल में कहा, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर, साधारण ब्याज इतना मिलता है, उसी धनराशि पर 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज, मतलब हमें जो रेट दिया है वो 7% दिया है। हम देखो इतने चीज़ को हम नहीं पढ़ रहे हैं ना अभी, ये जो है इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लिखा हो, हमसे पूछा क्या है, एसआई। एसआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और देखो प्रिंसिपल जब भी होगा वो अपान में नहीं आएगा ना, और रेट हमें दिया है, टाइम भी अपान में नहीं आएगा क्योंकि 6 वर्ष दिया है। तो हमें देखो रेट 7 दिया है, तो जो भी होगा एसआई वो 7 का मल्टीपल होगा ही ना। ये तो आपको मतलब मैं तो समझा रहा हूँ, बाकी आपको देखने के लिए आप तुरंत देख सकते हैं उसको, आपको टाइम थोड़ी लगेगा। 7, तो 7 देखो, ये इससे नहीं, ये इससे नहीं, ये 15 7 105, ये हो गया। और बाकी कोई 7 से मल्टीपल है नहीं 7 का, इसलिए ऑप्शन हमारा सी। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। और अगला देख रहे हैं, साहिल ने बाइक द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय की। 4 घंटे प्रति किलोमीटर की गति से वापस चलकर आया। यह पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, तो दूरी क्या है। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक एक मतलब डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को वह जाते टाइम जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला, लौटते टाइम वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल टाइम ना, टोटल टाइम उसको 5 + 48/60 आवर लगा। 48 मिनट है तो उसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। देखो हमें डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस चाहिए कैसे, देखो पहले तो हमें, अब डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो टोटल दिया हुआ है लेकिन स्पीड तो 2 दी हुई है ना, तो हमें एवरेज स्पीड इसका चाहिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, अगर 2 डिस्टेंस मतलब समान हो तो उसका होता है 2ab/a+b ना, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड की जगह 2 × 25 × 4/29, 25 + 4 29। और टाइम क्या दिया हुआ है, ये 5 + 48, मतलब ये 12 से काट देंगे, 12 × 5, 5 25 4 29, 29/5 आवर। समझ रहे हैं, 29/5 आवर हमें टाइम। अब हमारे पास हो गए ये 29 से कट गए, 5 5 से 5 दूनी 10 40। अब 40 किलोमीटर जो आया है वो
दोनों साइड का है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जाने में जितना डिस्टेंस वो कवर किया है उसको 40 किलोमीटर, मतलब एक साइड का कितना होगा, तो एक साइड का होगा 20 किलोमीटर। और हमें दूरी पूछी है 20 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ज़मीन पर 200 मीटर की दूरी पर और एक चट्टान के विपरीत दिशाओं में दो बिंदुओं से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 और 45। चट्टान की ऊंचाई, एक चट्टान मान ले रहे हैं ना, ये चट्टान है। अब चट्टान हो गया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और दोनों का डिस्टेंस दिया है 200 मीटर ना, 200 मीटर दिया हुआ है। देखो हम हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े हुए हैं कि 30 होता है, मतलब ये 30 डिग्री के सामने ये √3 ना, तो यहाँ भी वैसे लिखेंगे, एक ये एक √3, और फिर 45 के सामने, तो यही चीज़ 45 के सामने होगी, तो ये एक, तो यहाँ ये अगर हम एक इसको मान ये भी एक होगा, मतलब हमें √3 + 1 का वैल्यू जो है 200 दिया है ना, √3 + 1 का वैल्यू जो है 200 मीटर दिया हुआ है। और हमें चाहिए किसका, 1 का ना, चट्टान की ऊंचाई चाहिए ना, हमें ये चाहिए, तो ये इसका तो 1 यूनिट है, तो हमें 1 के लिए हमें करना क्या होगा, हम पहले 1 का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 200/√3 + 1। अब हमें इसमें रसलाइज करेंगे, √3 - 1 √3 - 1, तो ये हो जाएगा a + b a - b, मतलब a² - b², तो a² में √3 का a² मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले तो इसको हम लिख दें, 3 - 1 मतलब 2, ये हो जाएगा 100 √3 - 1, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया हो। एक घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की दोगुनी है ना, तो L है और B है और H है ना, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 350, इसकी लंबाई जो है ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई अगर x है तो ये 2x है, और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी विमाएँ मतलब तीनों LBH का वैल्यू चाहिए हमको, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L × B × H, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 350, L के जगह रखेंगे हम लोग 2x, B के जगह रखेंगे 7, H के जगह रखेंगे x, 7 से काट देंगे तो 7 × 5 = 35, और ये 2 से काट देंगे 25, 25 = x², और x = 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5, तो यहाँ हम रखेंगे 5 को, 5 दूनी 10, ये 7 दिया हुआ है, ये 5, मतलब 10 7 5 ना, 10 7 5। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले सवाल पर चलते हैं। पी, ये पार्टनरशिप का सवाल है। पी 8,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है ना, पी और क्यू हैं, तो ये 8,000 रुपये इसके पास हैं, ये व्यवसाय शुरू करता है। क्यू 5 महीने बाद 12,000 रुपये के साथ जुड़ता है, इसके पास 12,000 रुपये हैं, वो वर्ष के अंत में, मतलब ये पी जो है 12 महीने तक लगा होगा अपना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 12 महीने तक किया है। क्यों कितना किया है, ये क्यों 5 महीने बाद, मतलब बचा कितना उसके पास, 7 महीने, 7 महीने के लिए। और अब जो है ये मतलब पूंजी और समय का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो लाभ के रेशियो के बराबर होता है, समझ रहे हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है कि हम रेशियो इनका सेम करेंगे, 3 0 3 0 से कट गया, 12 12 से कट गया, तो बचा कितना, 8/7। यदि वर्ष के अंत में 6800 रुपये, क्यू का हिस्सा
क्यू तो वैसे हमको 7 का मल्टीपल दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ लगभग का है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा आंसर होगा। तो हम करेंगे 8 और 7, मतलब 15 की वैल्यू दी है 6800, हमको 7 की चाहिए। 6800 और 15 गुणे 7, ये क्यू का शेयर है। तो यहाँ से हम मालूम कर लेते हैं। 7 8 56, 5 7 6 42, 5 47, 15 15 3 45, 2 15 का 31, ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 6 गुना होता है। अब देखो, रेगुलर पॉलीगन में जैसे हम, रेगुलर पॉलीगन मतलब कि कोई भी फिगर है, मतलब कि अगर ट्रेंगल है तो उसके तीनों साइड बराबर हैं, अगर स्क्वायर है तो इसके तीनों साइड बराबर हैं, और मतलब 5 साइड हैं या 6 साइड हैं जो भी हैं तो वो भी इसके बराबर हैं, मतलब सब बराबर हैं, इसीलिए इसको रेगुलर कहते हैं। इरेगुलर हम लोग, हमारे इसके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इरेगुलर नहीं पढ़ते, हम रेगुलर पढ़ते हैं। अब देखो, अंतःकोणों का सम, अंतःकोणों का मतलब इसका इंटीरियर, इसका 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 जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ देंगे ना, ये फार्मूला होता है, बाकी मैं बता रहा हूँ अभी। और बाकी एक्सटीरियर कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे कैसा भी फिगर हो, कितने भी साइड हो, समझे। और अब देखो, सम ऑफ इंटीरियर ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसका फार्मूला होता है n-2 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण का ये 360 डिग्री होता ही है। अगर देखो n साइड है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल में n साइड है, और ये पूरा टोटल सम है ना, टोटल सम मतलब कि इसका 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 सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसमें से 1 2 3 4 मतलब n जो दिया है, n 4 है इसमें, उसी n से हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे ना, n-2 पूरा टोटल सम है, और इसको हम n से डिवाइड करते हैं तो ये 1 का आ जाएगा ना, एक एंगल आ जाएगा। और चाहे जिसका भी हो, बस n आपको याद रखना होगा। और ये फार्मूला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, और इसमें आपको ये भी देखना है कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं उनका फार्मूला क्या है। n-3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब n-2 180 डिग्री का योग, मतलब ये योग हो गया जो इंटीरियर का है। बाह्य कोण मतलब 360 डिग्री एक्सटीरियर के कोण का 6 गुना है, मतलब ये 6 है, ये 1। यहाँ से हमको क्या पता करना है, यहाँ से हमको पता करना है n पता करने के लिए हम इसको करेंगे कैंसिल, और ये 2 बार कट गया, और n इक्वल टू 12 माइनस प्लस 2 मतलब 14, n की वैल्यू 14 आ गई। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए 14 रख देंगे, 14 और 11/2 7, और ये 77 आ गया आपका नंबर ऑफ डायगोनल 77। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशियंट है, बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है ना। पहले ये CP, ये SP, ये MRP ना। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब इससे ये 40% अधिक अंकित है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 7 है ना, 5x है तो ये 7x है, और 25% की छूट देता है। तो छूट जो है वो इस पे देखा, MRP पे देगा, तो 25% की छूट देता है, तो मतलब ये 7x का 75%, 75 मतलब 3/4, और उसे यदि उसे उस वस्तु पर
₹75, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो है वो ₹75 प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो क्रय मूल्य क्या है ना। अब देखो हम एक काम करेंगे कि x को x से कैंसिल कर देंगे। अब ये आपको ये रेशियो मिल गया 5:7:3:4 ना, ये रेशियो हो गया। अब हमको CP और SP से मतलब है, तो हम इसको रेशियो को चेंज करेंगे। तो ये 4 को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 20 का 21, मतलब 20 का 21 हो रहा है। एक का प्रॉफिट मतलब ₹75, एक की वैल्यू ₹75, तो 20 की वैल्यू 1500 ना। 75 दूनी 150, एक जीरो है, ऑप्शन डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक भूखंड का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है। यदि इसके चारों ओर एक मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाता है तो फुटपाथ सहित कुल क्षेत्रफल कितना है ना। ये सीधा सीधा आपको देखो, एक स्क्वायर क्या बन जा रहा है, ये एक स्क्वायर है ना, और एक ये है। देखो इसका एरिया पूरा इसका एरिया जितना है 625 दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर वैल्यू 625 ना। तो अगर 625 ये है और ए स्क्वायर इक्वल टू 625 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 25 ना। ये ए है, ये ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू 625 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 25 ना। ए इक्वल टू 25 हो गया। एक मीटर चौड़ा, मतलब हर जगह से 1 मीटर है, 1 मीटर। अब देखो इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 25 मीटर है ना, ये 25 है। एक इधर बढ़ा, तो कितना गया 27, पूरा कितना हो गया 27, इधर भी 27। तो अब इस टोटल का पूछा है, मतलब इसका पूरे का पूछा है कि एरिया कितना होगा। तो अब इसमें हम फिर ए स्क्वायर लगाएंगे, मतलब स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, तो 27 इस बार साइड जो है वो 27 है, इस पर साइड जो है वो 27 है, 27 गुणे 27 एरिया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 729, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक थैले में लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन 4, 5 और 6 के अनुपात में दी है। यदि 6 लाल गेंद निकाल ली जाती है और 3 हरी गेंद मिला दी जाती है, तो नया अनुपात 2:5:7 हो जाता है। नया अनुपात 2:5:7 हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदें, मतलब 4 की वैल्यू पूछी है। ये देखो हम और फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब वो रेशियो वाला जो भी है, लेकिन यहाँ ये देख रहे हो आप, जो ब्लू है वो सेम है। इसका मतलब जो भी चेंज किया गया है वो रेशियो समान में रख के किया गया है ना। इसका मतलब ये है, ये 4 जो था वो 2 हो गया, ये 6 जो था वो 7 हो गया, मतलब 4 से 2 होने में 2 माइनस हुआ, और 2 कम किया, और रियल में कितना कम किया 6। 2 यूनिट की वैल्यू 6 बॉल है ना, एक की 3 बॉल हो गई, तो हमें चाहिए कितने की 4 यूनिट की वैल्यू 12 बॉल। समझ रहे हो, ऑप्शन ए। तो यहाँ हम बहुत ही कम टाइम में कर, बाकी आप इसको अगर करना चाहेंगे तो ये कैसे होगा समझ रहे हैं। इसको हम इसको और इसको लेंगे, मतलब ये और ये ले रहे हैं, तो इसमें आपको 4x - 6 मतलब 4x में से 6 बॉल घटा दिए हैं, और फिर 6x में 3 बॉल जोड़ दिए हैं, इनका रेशियो 2:7। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्ट उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके रेट का वैल्यू निकाल लेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 4, 5, 6 के अनुपात में गति 3 समान दूरियां तय करती है। पूरी यात्रा का औसत गति और सबसे कम गति का अनुपात। देखो, मैंने आपको समझाया था कि अगर एक दो समान मतलब डिस्टेंस हो और एवरेज स्पीड निकालना हो तो 2 × A × B अपान A+B। और वहीं अगर 3 समान डिस्टेंस हो, मतलब डिस्टेंस जो तीनों समान है, तो वहाँ एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? 3 × A × B × C अपान AB + BC + CA, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले पूरी यात्रा के दौरान औसत गति एवरेज स्पीड और किस सबसे कम गति मतलब लोवेस्ट स्पीड, इनका रेशियो पूछा है। इनका रेशियो पहले तो इसका निकालेंगे हम। 4, 5, 6 मतलब पहले 3ABC 3, फिर 4, 5, 6 अपान AB मतलब 4 × 5 20 + BC 5 × 6 मतलब 30 + CA 6 × 4 24। ये हो गया एवरेज स्पीड हो गई आपकी अपान लोवेस्ट, ये 4। लोवेस्ट कौन सी है? 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 3 × 20 × 6 अपान ये 50 20 30 50 और 74 ना, 74 × 4। तो यहाँ से 4 पंजे और यहाँ से ये 2 3 3 37 3 9 मतलब 45 और 37। ये रेशियो होगा आपका, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत 20% की कमी होने पर व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। ये 200 रुपये का मतलब क्या है समझ रहे हैं? आपके जेब में, आप दुकान के लेने के लिए आपके जेब में 200 रुपये है, समझ रहे हैं? आपके जेब में 200 रुपये है, आप गए और x kg चीनी खरीद के लेके आए, घर पे आ गए ना। तो फिर आपकी मम्मी ने कहा कि आपको मतलब जो जिस दुकान से तुम लाए हो उस दुकान से आगे एक दुकान है, वहाँ पे चीनी जो है सस्ती मिल रही है। तो उसने कहा ठीक है, तो वो गया, वो इस चीनी को जो पहले दुकान से लिया था उसको वापस करके उस दूसरे दुकान से लिया। दूसरे दुकान से 200 रुपये उसके जेब में थे, फिर दुकानदार ने उसे 200 रुपये दिए। फिर वो 200 रुपये में x + 5 kg चीनी अपने घर लेकर आ गया। समझ रहे हैं? मतलब कि पैसा उसके पास 200 रुपये है और वो 5 किलो जो है चीनी बढ़ाकर लेकर आया अपने घर। तो पहली बार जो चीनी लेके आया था उसका 1 किलो चीनी का दाम कितना था ना। और यहाँ से हम बढ़े हुए मतलब घटे हुए चीनी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो से कि ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका वज़न कह लीजिए, आप संख्या कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, और ये आपका हो गया टोटल खर्च जितना आपके जेब में है। समझ रहे हैं? तो पहले अगर मतलब 20% का मतलब क्या था? 1/5 कमी हुई है ना, 5 था पहले, अब 4 हो गया। तो ये देखना वज़न क्या होता है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आपके पास पैसा एक रेशियो में है तो हमें यहाँ भी ऐसा चीज़ रखना होगा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यहाँ कैंसिल आउट होकर 1:1 बचे। समझ रहे हैं? तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं ना, इसका 4 यहाँ, इसका 5 यहाँ। अब ये वज़न मतलब पहले 4 यूनिट लेता था, पहले दुकान से वो 4 लेके गया था, अब जब दोबारा वापस करके ले गया तो उसको 5 यूनिट मिल गया, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा मिला। 1 यूनिट कितने का था? वो 5 kg का था। समझ रहे हैं? तो पहले वो कितना लेके जाता था? 20 kg, 5 चौक 20 kg, 20। अब 200 रुपया तुम्हारे जेब में है और पहली दुकान से तुम 20 किलो लेकर आ गए, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा ना? 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 10 रुपया प्रति kg।
1 किलो चीनी का जब पहले दुकान से लिए थे, अब दूसरे वाले का पूछता तो 200 रुपये था, फिर उसके पास हम 25 के जी वो पा रहा था, 25 लिखते हैं तो यहाँ 8 रुपये पर के जी होता। बाकी आप निकाल सकते हैं ऐसे ही। देखो अगले सवाल पर चलते हैं अपने। सोमवार से शुक्रवार मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक शहर का औसत तापमान 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री था। यदि शनिवार को तापमान मतलब सैटरडे को तापमान 45 डिग्री हो जाता है तो सोमवार से शनिवार तक का औसत तापमान क्या होगा ना। अब देखो इसको हम कैसे, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ एकदम ध्यान से देखेंगे। मतलब सैटरडे को 45 हो जा रहा है तो मतलब कितना होगा, बढ़ा कितना, मतलब 40 + 5। अगर सैटरडे को 40 ही रहता ना, अगर सैटरडे को 40 ही रहता तो टोटल का एवरेज जो है 40 हो जाता ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब इन सब का 40 था, अगर इसका भी 40 रहता तो एवरेज सेम 40 रहता, कोई फ़र्क नहीं होता ना। लेकिन 40 हुआ नहीं, हो कितना गया है वो 45 ना। ये 45 जो 5 बढ़ा है, अगर 5 को हम सब में इसका समान पैसा जो है मतलब समान डिग्री सब में थोड़ा 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 बांट दे तो जो बढ़ा होगा एवरेज मतलब सेम सेम होगा। तो इतनी सी बात है बस। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। इसका जो है 5 40 है, इसका 5 जो है वो हम लोग कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 को 6 लोगों में बांट देंगे, जितना आएगा उसको उसको सबको दे देंगे, मतलब 6 दिन में सबको दे देंगे। तो 5 को हम 6 से भाग देंगे, 0 8 48 2 फिर 0 3, मतलब 0.83 के लगभग आ रहा है। तो अगर इसमें 0.83 सब में 0.83 0.83 0.83 0.83 अगर हम दे रहे हैं सब में ना, अगर हम दे रहे हैं सब में तो एवरेज सेम हो जाएगा। तो 40.83 40.83 40.83 एवरेज कितना होगा 40.83। आप करने को तो बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, बस आपको ये सोचना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना जल्दी मतलब सोचने में दिक्कत होती है। आप वैसे बैठ के सवाल कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कर रहे हैं भाई, दुगना प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें देखना होता है। लेकिन धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए, एक ऑनलाइन रिटेलर मूल रूप से 1200 रुपये की कीमत वाली वस्तु पर 150 रुपये की छूट प्रदान करता है। मतलब MRP हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, प्रतिशत पूछा हुआ है तो डिस्काउंट जो भी निकलता है वो MRP पे ही निकलता है ना। डिस्काउंट 150, MRP 1200, 100। देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 5 से कर दे रहे हैं, 3 से 3 चौक 3 पंजे। अब देखो 50 को 4 से भाग दो, मतलब 50 का था 25, 25 का था 12.5, तो इतना % डिस्काउंट दिया गया है। ये इजी सवाल था। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये निर्धारित करता है, 144 रुपये की छूट देता है, वह 36 रुपये का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य मतलब CP SP MRP। देखो एक बात ध्यान देना, अगर प्रॉफिट और लॉस होगा ना, प्रॉफिट लॉस होगा तो वो CP से उठ के SP तक जाएगा ना, इतना आपको मालूम। लेकिन अगर डिस्काउंट का बात होगा तो वो CP से MRP नहीं जाएगा, जब भी जाएगा वो MRP से CP जाएगा। डिस्काउंट जब भी जाएगा वो MRP से CP जाता है, मतलब जो भी होगा ये यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, मतलब जो भी पहुँच रहा है वो CP तक पहुँच रहा है। तो अगर आपको मतलब निकालना है कुछ भी तो वो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं, 720 रुपये है MRP ना, 720 और डिस्काउंट दिया। तो मैंने कहा ना डिस्काउंट मतलब क्या है कि वो MRP से आप SP के पास पहुँच रहे हैं, तो इसमें हम 144 रुपये घटा देंगे। इसका कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, फिर ये 11, 11 में से 4 गया 7, फिर ये 6 में से 1 गया 5, 576 रुपये हो गया।
अब क्या है वो 36 रुपये लाभ। अब लाभ कैसे कमाएगा? लाभ भी जो है वो सीपी से ही बढ़कर एसपी पहुंचता है। इस पे 36 रुपये अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं सीपी में, तब यहाँ पर मतलब अगर सीपी मालूम करना होगा तो हम 576 में से 36 रुपये माइनस कर देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा। सीपी जो है आपका 540 रुपये, ऑप्शन सी। तो आपको बस एक बात ध्यान देना है कि एसपी बीच में है, सीपी से पहुंचना है एसपी के पास और एमआरपी से एसपी। ये कभी नहीं है कि आप डिस्काउंट तो एसपी पे निकाल दे रहे हैं एमआरपी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। एमआरपी से एसपी और सीपी से बीच में एसपी। इसी से एक फार्मूला आपने देखा होगा, सीपी अपान एमआरपी इक्वल टू 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी। ये वाला फार्मूला देखा होता। इसमें क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसपी को बराबर कर दिया गया है। समझ रहे हैं? सेम एसपी का ही खेल है सब। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ट्रेन पहले 100 किलोमीटर की दूरी, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से करती है, और अगले 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। कुल यात्रा का औसत। औसत में आपको मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो हाफ एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू ए बी अपान ए प्लस बी। तो यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 गुणे 50 और 25 का, 50 गुणे 25 बटा 75, 50 प्लस 25, तो ये हो गया 3 बार 100 भागे 3, मतलब 33 सही 3% ऑप्शन है। इसमें डिस्टेंस हमको बस ये डिस्टेंस दिया था इसलिए कि वो मतलब बराबर कहना चाह रहा था। आप डिस्टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी आपको टाइम लग जाएगा अगर आप डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। देखो 66 महिलाएं एक कार्य को 79 डेज़ में पूरा करती हैं और 6 महिलाएं द्वारा जो है 1/11 भाग पूरा करने के देने का। देखो इसमें एक फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला क्या है आप देख लीजिए। मैन डेज आवर अपान वर्क ना, ये फार्मूला है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? M1 D1 H1 अपान W1 M2 D2 H2 अपान W2। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधा देखो, पहले 66 महिलाएं थी, मैन में 66 लोग थे, दिन था कितना 79, हावर दिया नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, और अभी वर्क यहाँ पे दिया नहीं। अब देखो कितनी महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, डी हमको पता करना है और हावर दिया नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। लेकिन इसमें देखो वर्क दिया है 1/11, मतलब अगर इस यहाँ 11 काम पूरा था, अब इसमें 1 काम है, तो हमसे डी का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से डी का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। ये 11 हो गया, 11 से 11 कैंसिल, 79 बराबर डी बराबर 79, ऑप्शन डी। आई होप आपको इस समझ में आया हो ये फार्मूला। मतलब अगर ऐसा कह देता है कभी कभी कि ये पहला काम जो है वो दूसरे काम का ये दो भाग है, ये 1 भाग है। अगर इसको हम 2/3 या 1/3 लिख सकते हैं, या इसको सिर्फ 2 लिखो, इसको सिर्फ 1 लिखो, तो मतलब आप रेशियो समझ सकते हैं कैसे लिखना है। बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये 1 यूनिट है, 1 काम कर रहा है, टोटल वर्क जो है 1 है, इसमें 1 का 1/11 कर रहा है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ही क्या आ जाता है, ये फिर नीचे आता, तो मतलब वही पड़ता आपको। बाकी आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल दिया है, ये रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल की चौड़ाई लंबाई मतलब ये अगर x है, ये 4x है, जाहिर सी बात है कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ा होगा। परिमाप जो है वो 100 सेंटीमीटर है,
परिमाप मतलब चारों तरफ का जो लेंथ होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 4 4 8 10, 10 x बराबर 100 सेंटीमीटर, x बराबर 10 सेंटीमीटर ना। आयत का क्षेत्रफल ये 10 हो गया, ये 40 हो गया। एरिया निकालने के लिए L इंटू बी, तो 40 गुणे 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। ये इजी थे सवाल, बाकी इसमें चलते हैं। देखो एक आइडेंटिटी है, आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले में कराया है कि वहाँ आप अगर एक राइट एंगल ट्रिंगल दिया हुआ है, अगर हम इसको एंगल ए मान रहे हैं तो साइन 2x, साइन ए का वैल्यू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों हो सकता है। ये आपको देखना होगा कौन सा आपका मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 का वैल्यू क्या होगा, 10a परपेंडिकुलर अपान, इसे 10a का वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, यही होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 2x बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वाले वीडियो में कायदे से बताया हुआ है, आप इससे काफ़ी मतलब हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये ऐसे भी होता है। आप इसको एक ही समझिए, ये याद करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना मिक्सचर का सवाल। एक टैंक में 120 लीटर तरल पदार्थ है, मतलब एक टैंक है 120 लीटर, इसमें मतलब कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसमें 30% अल्कोहल है। 30% अल्कोहल का मतलब क्या है, मतलब अगर हम इसको 120 को हम 30% मतलब अगर हम 100% को 120 समझ रहे हैं तो 30 को कितना समझेंगे, 120 बराबर 100 गुणे 30, 12 3 36, मतलब इसमें 36 लीटर अल्कोहल है और जो जितना बचा उतना वाटर है। ये आपको समझाने के लिए है, बाकी सवाल में देखिए, यदि इस मिश्रण में से 30 लीटर निकाल लिया जाता है, 30 लीटर निकाल लिया गया, अब ये कितना बचा, पहले अगर यहाँ तक भरा था अब यहाँ तक भरा रहेगा। अब इसमें बचा है कितना, इसमें बचा है 90 लीटर ना, 120 में से 30 निकाल लिया गया, 90 लीटर बचा। इस मिश्रण में 30 लीटर को 50% अल्कोहल वाले अन्य पदार्थ से बदल दिया गया, मतलब अभी इसमें हम 30 लीटर और डाल रहे हैं ना, 30 लीटर और डाल, लेकिन उसमें 50% अल्कोहल और 50% वाटर मान लेते हैं, 50% वाटर। लेकिन इसमें कितना था, इसमें 30% अल्कोहल था और 70% वाटर था। तो अब हमें इनको ऐड करना है। तो देखो इसका 30% हम निकालेंगे, इसका 30% कितना होगा, 90 का 30% 27 लीटर ना, 27 लीटर इसमें अल्कोहल है और 90 का 70, 7 में 63 लीटर वाटर है। अब इसमें देखो 30 लीटर मिलाया जा रहा है, लेकिन इसमें 15 लीटर अल्कोहल 15 लीटर वाटर है, इसमें 15 लीटर अल्कोहल 15 लीटर वाटर। तो अब जो फाइनल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या हो रही है, तो फाइनल जो अमाउंट बचेगा 7 5 12 हासिल 1, मतलब 42 लीटर अल्कोहल और 5 3 8 फिर 7 78 लीटर आपके पास क्या है, 78 लीटर हो गया पानी। तो मतलब अब अल्कोहल का परसेंटेज पूछा हुआ है ना, देखो अल्कोहल का प्रतिशत, मतलब 42 लीटर है 120 लीटर में, इसका परसेंटेज पूछा हुआ है। हम निकालेंगे कैसे इसको, 1 0 1 0 से ये
छः दूनी छः सत्ते, ये हो गया 2 पंजे, मतलब 35% अल्कोहल बच रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा रेशियो से, मतलब ये रेशियो वाले जो चीज़ होते हैं ना, इनसे थोड़ी गलती कम होती है। बाकी आप लगाने के एलिगेशन लगा सकते हैं, मैं उसको भी लगा के बता दूँ, लेकिन वो थोड़े मतलब कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि हाँ, अगर मतलब वो उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो वही होंगे। उसके बाद वाले थोड़े से भी उसमें अगर कोई दिक्कत है तो समझ लो कि आप उसमें उसको फिट नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 270 का रेडियन। अब देखो, ये एक बात तो सबको मालूम होगा कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है ना, ये तो मालूम है। अब यहाँ से हमको 270 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पाई बटा 180 ना, 180 हो गया। अब यहाँ से 270 का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बटा 180 गुणे 270। ये जो है ये नीचे जाके वैल्यू हो गए, बाकी डिग्री तुम्हारी यही है। ये तो वैल्यू हो गई ना, सिर्फ नीचे ये सब डिग्री, ये डिग्री है, ये सब वैल्यू है सिर्फ। तो इसको हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो ये 0 0 9 त्रिक 9 दूनी, मतलब 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आपको बस ये याद रखना है, अगर ये याद है आपको तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको साइन बताया था, साइन ए इक्वल टू अगर कॉस बी है तो ये तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो, ये तभी पॉसिबल है। जैसे टेन ए इक्वल टू कॉट बी, ये तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी 90 होगा। और यहाँ से सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, तो आपको समझ में आया हो। तो हमारा सीधा सीधा ऐसे, बाकी आप इसको निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की मेरी फार्मूले वाली जो वीडियो है उसको देखें और उसमें समझें कि कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्री में देखो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मतलब आपको लगता है कहाँ हमसे हो जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको लगा पाएँ वहाँ पे आपको। अब जैसे साइन 45 की वैल्यू दे रही है तो आप वहाँ चार्ट बना रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसे हो सिलेक्शन नहीं होगा। आप सवाल तो कर लेंगे, सवाल तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सब सवाल मतलब कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाए, लेकिन वो कम टाइम में कितने कैसी अप्रोच है आपकी वो मैटर करता है। देखो अब इस सवाल में देखो 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मतलब इन रेडियस 2 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। मतलब हमको देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, ये ट्रेंगल दिया हुआ है, एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है। अब इसका हमसे एरिया पूछा है। अब हमें इन रेडियस की क्या वैल्यू, मतलब हमको इन रेडियस से क्या मतलब, एरिया इक्वल टू जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू 12 गुणे 5 ये 6 मतलब 30। अगर आप मतलब ये एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको ये इन रेडियस परेशान कर देगा। आपको भले ही आपको लग रहा हो कि ये हम उस टाइम भी ऐसे कर, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब अवेयर रहना होगा। आप इन रेडियस वाला ये वाला फॉर्मूला पे चले जाएंगे, ए इक्वल टू आर इंटू एस, एरिया इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पीरीमीटर का हाफ। तो थोड़े थोड़े मतलब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझनी है कि कहाँ से अप्रोच कैसी लेनी है हमको। अब देखो एक वृत्त में 20 सेंटीमीटर एक जीवा मतलब 20 सेंटीमीटर के कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गया आपका 20 सेंटीमीटर का, जो केंद्र से 15 सेंटीमीटर, ये 15 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर, और ये अगर टोटल 20 है ये 10 हो गया ना। तो हमसे देखो रेडियस पूछा हुआ है ये, लेकिन रेडियस वो भी अनुमानित मतलब अप्रॉक्स दिया हुआ है, तो हम इसमें कोई मल्टीपल या तो वो सब कुछ चेक नहीं करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट बेसिक से जाएंगे। अब यहाँ बेसिक से ही जाना पड़ेगा आपको। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 225, इसका 100 325। अब आर स्क्वायर देखो अप्रॉक्स पूछा, तो मतलब अगर यहाँ 324 होता हम इसको 18 लिख देते
क्योंकि मतलब 18 की स्क्वायर 324 होता है, लेकिन हल्का सा बड़ा है कि वो भी कहाँ गया यार, वो भी कह रहा है अप्रॉक्स, तो मतलब 18 से थोड़ा सा मतलब बड़ा होगा, जो कि 18 होगा, क्योंकि 19 दिया नहीं है। सो आपका आज का लास्ट सवाल देखो, एक A tangent is drawn to the circle with radius 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस। ये देखो एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट और सर्कल की कि टेंजेंट जहाँ भी सर्कल को टच करता है वो 90 डिग्री होती है, वो साइड से 90 डिग्री मतलब रेडियस से 90 डिग्री होगी। इसमें और कुछ ये मतलब 5 का ये सब का कोई मतलब नहीं है। बाकी बस आपको अगर एक सर्कल है और आपको ये टेंजेंट दिया गया है, तो जो रेडियस है वो ये 90 डिग्री पे टच करेगी इसको, समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे टच करेंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो हम बनाते हैं उस पर। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।